Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 6th maths chapter algebra. एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर आपका क्लास 6 से, जो कि जब तक आप मैथ्स पढ़ेंगे तब तक चलने वाला है और बहुत बच्चे इस फील्ड में थोड़ा सा वीक रह जाते हैं अलजेब्रा में, तो इसको आप बहुत अच्छे से कर लीजिए. अभी बिगनिंग है, होपफुली चैप्टर आप सबको समझ में आ गया होगा. यहाँ पर आपका टेस्ट होगा और हर क्वेश्चन के साथ मैं हिंट्स भी बताऊंगी. जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी से बन सकते हैं वो सब इस वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू मैंने कवर करने की कोशिश करी है. तो देखते हैं चैप्टर आपने कितने अच्छे से समझा है. नहीं समझा है तो आप हिंट्स का वेट करेंगे हर क्वेश्चन के बाद, जो मुझे लगेगा मुश्किल है और हिंट्स ज़रूरी है वहाँ पर, मैं हिंट भी दूंगी आपको. सो लेट्स बिगिन नाउ. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम कोई भी क्लास की वीडियो अगर आपकी आती है तो यू डोंट मिस दैट. Okay, first question is the rule which gives number of matchsticks required to make the matchstick pattern A is. फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आप देखें एनसीईआरटी की, उसमें यही चीज़ दी हुई है. आपको वेरियस अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं और वहाँ पर आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप एक पैटर्न बना सकते हैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स का. अगर आप ए लेटर को फॉर्म कर रहे हैं मैचस्टिक्स को यूज़ करके, तो क्या पैटर्न होगा. आपके ऑप्शंस हैं 2n, 3n, 4n, 5n. इफ़ यू नो द आंसर, अपनी कॉपी निकाल लीजिए. एक आंसर 1 ABCD जो भी आपको लगता है करेक्ट है लिख लीजिए. मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि कौन से आंसर्स करेक्ट हैं. और हिंट ये है आपका, जब भी आपको इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखते हैं तो उसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं. आप जानते हैं कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है आप उसको स्ट्रेट लाइन से बना सकते हैं. सपोज करिए A 1 स्ट्रेट लाइन एंड देन 3. ओके, B आप ऐसे बनाएंगे. ओके, C आप ऐसे बनाएंगे, D आप ऐसे बनाएंगे. ओके, तो कितनी स्ट्रेट लाइंस लग रही है उसमें, यूज़ हो रही है, उतनी ही नंबर ऑफ मैचस्टिक्स होती है. सपोज करिए आपको F बनाना है तो 1 2 एंड 3. Z बनाना है 1 2 एंड 3. Y बनाना है 1 एंड 2. 2 ही होगी इसमें. अगर आप Y ऐसे बनाते हैं तो फिर 3 मैचस्टिक्स यूज़ होगी. वो डिपेंड करता है आप कैसे उसको फॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके से आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में. ओके, R अगर आपको बनाना है 1 2 3 4, ऐसे R बनेगा. अब आप अगर R बना रहे हैं और R में एक R में कितनी मैचस्टिक्स यूज़ हो रही है 1 2 3 एंड 4, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 और इसके पीछे आप एक कोई भी ABCD कोई भी एक वेरिएबल लगा दीजिए जो कि आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं. सपोज करिए N ही हम लोग ले लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 4N. N होगा आपका नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, नंबर ऑफ R दैट यू हैव फॉर्म्ड, कितने कहाँ तक आप R लेके गए हैं. दो चीज़ें होती है इसमें, मैं आपको पहले ये बता दूं. एक होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स, जब हम अलजेब्रा पढ़ते हैं दोनों टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. एक होते हैं वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जो हमारी मैथ्स की टर्म्स हैं, जैसे 1 2 5 9 -5 7/5 0.2. ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं क्योंकि इनकी कॉन्स्टेंट वैल्यू है. वेरिएबल्स वो होते हैं जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स मैथ्स में आ गए हैं. जैसे अभी तुमने देखा 3n 4n, तो n क्या है यहाँ पर, n की वैल्यू को भी स्पेसिफिक नहीं रहती. आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में करे भी होंगे, और वहाँ से n की वैल्यू कभी 5 आती है, कभी n की वैल्यू 6 आती है, कभी 7/3 आती है. n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो इनके क्योंकि आंसर्स वैरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, दैट इज़ वाई इनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं. ओके, और कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का जो मिक्सचर है वही अलजेब्रा है आपका. चलिए, इसका आंसर आपने कर दिया होगा. नेक्स्ट में आते हैं, द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन इज L. एक रेगुलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी सारी साइड इक्वल है. वो खाली पेंटागन भी कह सकता था, लेकिन फिर पेंटागन आपका ऐसा भी हो सकता है 5 साइड्स. उसने रेगुलर अगर कहा है तो मतलब सारी साइड्स इक्वल, इस तरीके से आपका ये बनेगा. अगर एक साइड L है तो फिर सभी L है. इट्स पेरीमीटर इज, उसका पेरीमीटर कितना होगा. आपके ऑप्शन हैं 3L 6L 4L 5L. पता है तो वेरी गुड, नहीं तो हिंट का वेट करिए. सपोज करिए आपको एक ऑक्टागन दिया रहता, पेंटागन नहीं लेते हैं, और जिसकी साइड दी होती है आपको K. ऑक्टागन में रेगुलर ऑक्टागन की बात होगी क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए. रेगुलर ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स हैं, 3 4 5 6 7 एंड 8, और सारी साइड्स कितनी है K K K K K. अब इसका जब आप पेरीमीटर निकालेंगे तो K को कितनी बार ऐड करेंगे, K प्लस K प्लस K प्लस K प्लस 8 बार ऐड करेंगे. और रिपीटेटिव एडिशन क्या होता है आपका, जब एक ही चीज़ को आप बार बार ऐड करते हैं तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं. तो यानी कि ऑक्टागन का पेरीमीटर हो जाता 8K, क्योंकि उसमें 8 साइड्स होती है और सभी साइड्स K है, दैट इज़ वाई 8 टाइम्स K.
अब होपफुली पेंटागन का आंसर आपको पता होगा। पेंटागन में कितनी साइड्स होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। नीचे से अगर मैं स्टार्ट करूँ, ये जितने भी आपके पॉलीगन्स हैं नाम आप ज़रूर लर्न कर ले। डेकागन होता है सबसे पहले, जिसमें 10 साइड होती हैं। नॉनागन में 9 साइड्स होती हैं। उसके बाद हमारा आता है 8 साइड ऑक्टागन। उसके बाद आता है 7 साइड हेप्टागन, 6 साइड हेक्सागन 5 साइड्स पेंटागन, 4 साइड्स क्वाड्रिलेटरल और 3 साइड्स तो ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आर, इट्स डायमीटर इज। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको आर दी हुई है, तो डायमीटर कितना होगा उसका? आपके ऑप्शंस हैं 2r, 4r, 3r, 6r। तो अगर आप जानते हैं कि रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशनशिप है, ये 4th क्लास का कॉन्सेप्ट है आपका, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। हिंट अगर मैं दूं, अब सपोज करिए आपको रेडियस 5 दी हुई थी, तो आप डायमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? अब ये मैं आपको नहीं बता सकती। जो आप यहाँ पर करेंगे डायमीटर निकालने के लिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, इसमें कुछ ऐड करेंगे, वही आप आर के साथ भी करेंगे। एक चीज़ और बता दूं, जब आप कोई नंबर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर 6r लिखा हुआ है, अगर किसी भी वेरिएबल के और कांस्टेंट के बीच में कोई भी साइन नहीं है, ना तो ये 6 + r है, 6 - r भी नहीं है, 6 / r नहीं है, जब कोई भी साइन नहीं हो, एब्सेंस ऑफ साइन के केस में हम लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन अज्यूम करके चलते हैं कि 6 × r हो रहा है, यहाँ पर 6 × r। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेशन विद नंबर्स ओनली। ये तो बहुत ईजी है। नंबर्स और वेरिएबल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। नंबर सिर्फ हमारे 1 2 3 4 7 8 डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, और जहाँ पर ABCD PQ XY ये सारी चीज़ें आ गई वो आपके वेरिएबल हो जाते हैं। फिर आपको इन चारों में से ये बताना है कौन सा एक एक्सप्रेशन है जो कि सिर्फ नंबर से बना हुआ है, कोई भी उसमें वेरिएबल यूज नहीं हुआ है। पहला है आपका 2 × 4 - 3 + 5 × 6। सेकेंड है आपका 2 × 3 + 4x, 4 × 5 - 10 × 2 - 25 + x 8, यानी कि 8x। ओके, नेक्स्ट इज द एक्सप्रेशन फॉर 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -p। 1 सब्ट्रैक्ट करना है -p से, उसके लिए आप उसको कैसे लिखेंगे? p - 1 -p - 1 1 - p 1 + p। आंसर दीजिए, तब तक मैं दूसरा कोई क्वेश्चन लिख रही हूं। सपोज करिए क्वेश्चन होता 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -k, तो आप तो ये जानते हैं, ये तो पता होगा, फ्रॉम मतलब -k से सब्ट्रैक्ट करना है 7 को, तो -k से सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है 7 को, तो ये इसका आंसर होता -7 - k। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2p इज। अब ये हिंट में मैं नहीं बताने वाली हूँ, ये आप खुद बताइए। 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2p, एक को सब्ट्रैक्ट करना है आपको 2p से, तो आप उसको कैसे लिखेंगे? -2p - 1 2p + 1 1 - 2p 2p - 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अपालाज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। अपाला अभी x साल की है। व्हाट विल बी हर एज इन ईयर्स आफ्टर 20 ईयर्स फ्रॉम नाउ। इस चैप्टर से आपके ऐसे क्वेश्चंस आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जो आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और एज के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली। अपाला अभी x साल की है, उसकी एज 20 साल बाद कितनी होगी? आपके ऑप्शंस हैं x / 20, x - 20, x + 20, 20x। चलिए अब मैं बता देती हूँ क्या करना है। सपोज करिए एक में दोनों बता देते हैं। जॉन है कोई, उसकी एज अभी z ईयर्स है, 9 साल के बाद कितनी हो जाएगी आफ्टर 9 ईयर्स? मान लीजिए अभी वो 10 साल का था, तो 9 ईयर्स आफ्टर आप क्या करते? 9 प्लस कर देते 10 में। तो अगर z है अभी, तो आप z में 9 प्लस कर दीजिए, z + 9। जब भी अभी आपको एज बाद वाली निकालनी हो, आफ्टर इतने ईयर्स बाद वो कितना हो जाएगा, इतने ईयर्स बाद, तो आप हमेशा प्लस करते हैं उतने ईयर्स। और अगर आपको पहले की निकालनी है, बिफोर 9 ईयर्स कितना होगा, 9 साल पहले कितना था, ही वॉज, तो आप क्या करेंगे? जितनी अभी एज है उसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि 9 साल पहले ऑब्वियसली एज कम होगी। कम के लिए हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और ज़्यादा के लिए आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करते हैं? 9 साल के बाद, आफ्टर 9 ईयर्स अगर एज पूछी हुई है तो आप लोग 9z लिख देते हैं सिंपल। तो आप ये कह रहे हैं कि 9 गुना हो जाएगा। एक आदमी अगर अभी 10 साल का है,
कोई बच्चा तो 9 साल बाद आप कहना चाह रहे हैं कि वो 90 का हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। एज में आपको हमेशा प्लस या माइनस करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आप आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द एज ऑफ हरि किशन इज 2 टाइम्स द एज ऑफ मनीष। हरि किशन की एज मनीष की एज का 2 टाइम्स है, 2 गुना है, विच इज x ईयर्स। मनीष की एज आपको x ईयर्स दी हुई है, तो आप हरि किशन की एज बताइए। 2 माइनस एक्स 2x, x प्लस 2 x माइनस 2। मनीष x साल का है, हरीश इनका डबल है, 2 गुना है, तो कितना होगा। आप 2 में से x को माइनस करेंगे। सपोज करिए मनीष अगर 20 साल का होता तो हरि के लिए आप क्या करते, क्योंकि डबल है तो मल्टीप्लाई कर देते 2 से। यही करते ना, अगर आपको यहाँ पर कोई कांस्टेंट दिया रहता, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करके 40 लिखते, तो x है तो प्रॉब्लम क्या, ऑपरेशन तो आप अभी भी वही लगाएंगे। चलिए ये हिंट हो गया। अब आप बताइए कि क्या आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मीनूज प्रेजेंट एज इज x ईयर्स। मीनू अभी x साल की है, व्हाट वाज हर एज इन ईयर्स 10 ईयर्स बैक। 10 साल पहले उसकी एज कितनी थी। आपके ऑप्शंस हैं x माइनस 10, 10 माइनस एक्स, माइनस एक्स माइनस 10, 10x। अब आप सोचिए, मीनू अगर अभी 30 ईयर्स की होती तो 10 ईयर्स पहले आप उसकी एज निकालने के लिए क्या करते, इसमें से 10 माइनस कर देते, तो वही आप x के साथ करेंगे। अगर अभी उसकी एज x ईयर्स है तो 10 साल पहले कितनी होगी, आप उसकी एज में से 10 माइनस करेंगे, या फिर 10 में से उसकी एज माइनस करेंगे, या फिर एज को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे और 10 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर 10 टाइम्स कर देंगे उसकी एज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 टाइम्स p इज एडेड टू 8। एक्सप्रेशन बताइए क्या होगा इसका। 3 टाइम्स p का 3 गुना एडेड टू 8, 8 में आपने ऐड कर दिया, तो आप इसको 8p प्लस 3 लिखेंगे, 3p माइनस 8 लिखेंगे, 3p प्लस 8 लिखेंगे, या फिर 3p प्लस 3 लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन ये है, मान लीजिए हिंट दे देती हूँ अब, 9 टाइम्स m एडेड टू 90। 9 टाइम्स m यानी कि m को 9 गुना करना है आपको, तो 9m लिख देंगे आप, बिकॉज इन दोनों के बीच में इंटू का ही साइन, अगर कोई और साइन नहीं है, और फिर आपको ऐड करना है 90, इसमें 90 को ऐड करना है तो प्लस 90 कर दीजिए, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सैलरी ऑफ हरि किशन इज हाफ द सैलरी ऑफ मनीष। हरि किशन की सैलरी अब मनीष की सैलरी की आधी है। एज तो हम देख चुके हैं, हम सैलरी की बात करते हैं। विच इज x ईयर्स। मनीष की सैलरी आपको x दी हुई है, हरि किशन की बताइए। हरि किशन की इसकी हाफ है, आधी है, तो आप क्या करेंगे, 2x, मनीष की सैलरी को डबल कर देंगे हरि की सैलरी निकालने के लिए, x डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड कर देंगे 2 से हरि की सैलरी निकालने के लिए, प्लस 2, 2 ऐड कर देंगे, या फिर माइनस 2, मनीष की सैलरी में से 2 माइनस कर देंगे। ये तो इजी है, हाफ है। अगर उसकी सैलरी सपोज करिए 10,000 होती मनीष की, तो आप हरि किशन की निकालने के लिए क्या करते, हाफ के लिए डिवाइड करते, प्लस करते, माइनस करते। सोचिए, आधी 10,000 का आधा कैसे निकालेंगे आप, 2 से डिवाइड करके, या इसमें 2 प्लस करके, या फिर इसमें से 2 माइनस करके, या फिर इसको 2 से इंटू करके। तो वही आप x के साथ भी करेंगे फिर, जो आप 10,000 के साथ करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन इन वेरिएबल। इनमें से कौन सी एक इक्वेशन है एक वेरिएबल में। 102 इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन है। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, ये वैसे गलत है, 10 डिवाइडेड बाई 2 है यहाँ पर। 10 डिवाइडेड बाई 2 5, ये बात तो सही है, लेकिन क्या ये वेरिएबल में कोई इक्वेशन है। 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 8, ये वेरिएबल में इक्वेशन है। 2 इंटू 4 8 होता है, ये वेरिएबल में इक्वेशन है। या फिर 3p इक्वल्स टू 12, ये वेरिएबल की इक्वेशन है। वेरिएबल्स मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ क्या होते हैं फर्स्ट स्लाइड में ही, तो उसको ध्यान में रखना और ढूंढो कि इसमें वेरिएबल किस इक्वेशन में है। ये तो आई थिंक काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व y बाई 3 इक्वल्स टू 5। ये भी क्वेश्चन आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एक इक्वेशन आपको आएगी ही आएगी, हो सकता है वो प्लस की आ जाए, इज इक्वल्स टू 7 सॉल्व फॉर y, माइनस की आ जाए, हो सकता है 2-3 ऑपरेशन एक साथ आ जाए, आपको दे दे 7y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 12, इसको सॉल्व करिए। तो हर टाइप के क्वेश्चन इंक्लूड किए हुए हैं इसमें। पहला है आपका y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5, तो y की क्या वैल्यू होगी, 3, 5, 2, 15। सॉल्व कर लीजिए। चलिए सपोज करिए क्वेश्चन ये होता p बाई 7 इक्वल्स टू 9।
p/7 या फिर p डिवाइडेड बाई 7 एक ही बात है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 7 को आपको उधर ले जाना पड़ेगा क्योंकि p की वैल्यू आपको निकालनी है। और ये चीज़ आप जानते होंगे, अगर कोई भी वेरिएबल इधर प्लस में है तो उधर जाके वो माइनस हो जाता है। सपोज करिए p+7 होता तो आंसर होता p = 9 - 7, माइनस हो जाता 2 आता आंसर। अगर यहाँ पर p माइनस में होता, p - 7 9 होता, तो p क्या होता 9 + 7, ये उधर जाके प्लस हो जाता। साइन बिल्कुल चेंज हो जाता है, अगर इधर माइनस हो रहा है उधर प्लस हो जाएगा, प्लस हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, इनटू हो रहा है तो डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 9 + 7 = 16, p 16 आता आपका। अगर क्वेश्चन यूँ होता p डिवाइडेड बाई 7 9, तो p हो जाता 9, ये इंटू हो जाता उधर जाके इंटू 7 यानी कि 63। अगर p × 7 9 होता तो p की वैल्यू होती 9/7, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाता, डिवाइड हो जाता। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब देखिए y/3 आपको 5 दिया हुआ है, यानी कि डिवाइड हो रहा है बाई 3 से, तो उधर जाके 3 5 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा, प्लस होगा, इंटू होगा या माइनस होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3z = 9, तो z की वैल्यू बताइए 1 2 3 या फिर 4। सपोज करिए क्वेश्चन है 7p = 45। अब 9p, 9 और p के बीच में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता तो यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई हो रहा है 9p के साथ तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 9 5 = 45, यानी कि p की वैल्यू 5 है। ओके, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। 4t - 3 = 13, t की वैल्यू बताइए कितनी होगी। आपके ऑप्शंस हैं 4 5 6 7। चलिए सपोज करिए ये क्वेश्चन होता 9p + 2 = 29। अब आपको p की वैल्यू निकालनी है। आप सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि पहले किसको उस साइड भेजेंगे। हमें इधर एक एक करके नंबर्स को उस तरफ लेके जाना है। इधर लास्ट में सिर्फ p बचना चाहिए। p 9 के साथ क्लोज रिलेशन में है क्योंकि दोनों इंटू हो रहे हैं, एक साथ ही है, तो सबसे पहले 2 उधर जाएगा। जो आपके वेरिएबल से जितना दूर होता है वो सबसे पहले राइट हैंड साइड में जाता है। तो 9p कितना हो जाएगा आपका 29 - 2। वैसे भी बोर्ड मास में पहले आप मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में प्लस करते हैं, तो प्लस वाला पहले उधर चला जाएगा। मल्टीप्लाई की जो आपका ऑपरेशन है उसको हम लोग प्रेफरेंस देंगे। तो 9p कितना हो जाएगा 27। अब 9 उधर जाएगा नेक्स्ट, क्योंकि इधर खाली p ही बचना चाहिए। ये हो जाएगा 27/9, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 9 3 = 27, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 3। ये मैंने एक इसके जैसा ही दूसरा क्वेश्चन बताया है। अब आप इसको सॉल्व करिए, एक एक कांस्टेंट को, एक एक नंबर को उधर लेके जाइए। एंड में इधर सिर्फ t बचना चाहिए, एक साथ नहीं ले जा सकते। ध्यान रखना, बच्चे कई बार 3 और 4 दोनों एक साथ ले जाते हैं, फिर कई बार 4 को पहले ले जाते हैं, वो नहीं होगा। बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग जैसे आप प्रेफरेंस देते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप एक एक उसको लेके जाएंगे उधर। तो ये थे आपके क्वेश्चंस। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू आंसर्स। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए और चेक करिए कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, सेकेंड डी, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ डी, सेवन्थ सी, एट्थ बी, नाइन्थ ए, 10th सी, 11th बी, 12th डी, 13th डी, 14th सी, 15th ए। ये सभी 15 क्वेश्चंस हैं आपके। आउट ऑफ 15 आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इफ़ एनी क्वेश्चन इज़ रॉन्ग बैक जाके चेक ज़रूर कर लीजिए। चैप्टर नहीं समझ में आया तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगी आपको NCERT के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, वो भी समझा दूँ। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।